नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जंग के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स करीब 600 अंक की गिरावट के साथ खुला है। निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट। दोनों इंडेक्स लाल निशान में काम कर रहे हैं। ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में काम कर रहे हैं। तो आईटी, फार्मा, ऑयल, गैस सेक्टर में थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है। तो देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी, आईटी, फार्मा, ऑयल, गैस सेक्टर में थोड़ी सी हरियाली है, लेकिन जंग के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। दुनिया में जब भी युद्ध भड़कता है, सबसे पहले ऊर्जा बाजार पर इसका असर पड़ता है। बीते एक हफ्ते से भी अधिक समय से मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे ने वैश्विक तेल आपूर्ति को हिला दिया है। इसी दौरान भारत में पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की अफवाह चल रही है। कई राज्यों में पेट्रोल की खरीद के लिए पंपों पर भीड़ लग गई है। इसी बीच अमेरिकी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। और जिस तरीके से तेल संकट सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है किस तरीके से इससे बचने का रास्ता क्या है? जय हिंद भटनागर उन्नति जी। इससे बचने का रास्ता हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए, हुआ ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें हमें ईरान ने पाबंदियां लगा दी है कि चीन के अलावा किसी और का तेल वाहक जहाज वहां से नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली उसने उसे क्लोज नहीं किया है। हालांकि अमेरिका ने भी ये कहा है कि मैं सुरक्षा प्रोवाइड करूंगा उन जहाजों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में आके अरेबियन सी के थ्रू आना चाहते हैं। दुनिया का 20% तेल वहां से गुजरता है, लेकिन हिंदुस्तान का तो आधा तेल यानी कि 50% उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब अगर हमारा तेल बंद हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पहले तो जैसे हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि हमारे पास करीब 1 महीने का रिजर्व है, और वो रिजर्व और भी बढ़ सकता है अगर हमारे बंदरगाहों पे रखे हुए तेल को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। खैर, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकते थे, यानी कि हम वेनेजुला से तेल खरीदते, जहां से हम पहले खरीदते रहे हैं। कोरोना आने से पहले हम वेनेजुला से बहुत तेल खरीदते थे। हम अमेरिका से भी खरीद सकते हैं। और तीसरी बात, अब अमेरिका ने 30 दिन के लिए ये कहा है कि हम छूट देते हैं, रशिया अपने तेल को हिंदुस्तान को बेच सकता है और हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं। यहाँ एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई अमेरिका की तरफ से बड़ा भारी एहसान नहीं है। अगर अमेरिका ना कहता तो भी हम रशिया से तेल खरीद सकते थे, क्योंकि अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे देशों के ऊपर आर्बिट्रेरीली टैरिफ थोपने की नीति को गलत साबित किया है और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लिहाजा हम अगर चाहते तो बगैर अमेरिका के इस वेवर के भी हम रशिया से तेल खरीद सकते थे। खैर, अब उसने 30 दिन के लिए इजाजत दे दी है तो हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं। लेकिन रशिया से तेल अब उतना सस्ता नहीं है जितना जब था, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार शुरू किया था। उस समय 23-24 के दौरान हमने जो हमारी रशिया से तेल खरीद थी वो 3-4% थी, जिसे हमने 60-70% तक बढ़ा दिया था। हम बहुत तेल खरीदते थे, क्योंकि उस समय ना तो हमें इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ता था, न ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ता था, और रूस ने भी रियायतें जारी कर दी थी। अब रूस की भी बहुत सारी जो ऑयल रिफाइनरीज है उसको यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। लिहाजा यूक्रेन का, रशिया का तेल अब उतना सस्ता नहीं है
जितना पहले था। जितनी रियायतें वो पहले देता था, अब वो रियायतें नहीं दे रहा है। तो रशिया से हम तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अब वो उतना सस्ता नहीं होगा जितना पहले था। यानी कि हिंदुस्तान के एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, हमको तेल महंगा पड़ेगा। लेकिन इसे हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया करीब करीब युद्ध में है। सारी सुपर पावर्स भी अलग अलग कॉन्टिनेंट में युद्ध में है, और उनका असर सभी देशों के ऊपर पड़ना आवश्यक है। प्रोपोर्शनेटली हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। बिल्कुल कर्नल टीपी त्यागी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात का आपने यहाँ पर जिक्र किया है और वो वाकई रिलेट भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाया अमेरिकी कोर्ट ने भी उनको ये कहा कि आप बेमाने तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि आप उन पैसों, उन देशों से जिनसे टैरिफ वसूला उनका पैसा आप लौटाइए। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या स्थिति बनती हुई कर्नल टीपी त्यागी जी, क्योंकि वो पीछे नहीं हट रहे हैं, 30 दिन की छूट दे दिए, लेकिन 30 दिन के बाद क्या हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, 30 दिन का तो हमारे पास रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 दिन की छूट है तो 30 दिन के बाद अगले 30 दिन का हमारे पास रिजर्व है। यानी कि हमको 2 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं नहीं समझता कि ये युद्ध 2 महीने से ज्यादा चलेगा। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 महीने से पहले अगर ये युद्ध खत्म होता है तो हम पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 महीने के बाद भी युद्ध चलता रहता है, क्योंकि इस युद्ध में अब नई नई डायमेंशन ऐड होती जा रही है। ये है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो सब इकट्ठे मिलके ईरान के ऊपर अटैक करें, और मिडिल ईस्ट की सारी ही कंट्रीज एक दूसरे को अटैक करने में कमजोर हो जाए और इजराइल अपने आप को एक ग्रेटर इजराइल बना ले। अमेरिका में आवाज उठी कि क्या हम इजराइल का युद्ध लड़ रहे हैं, तो फिर मजबूरी ये आई कि अमेरिका ने खुद ही तो 1948 में इजराइल को मिडिल ईस्ट में बसाया था, ये सोचकर कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में मेरा प्रभाव बना रहेगा। अब उस समय की बात थी, अब अमेरिका खुद तेल में कैपेबल हो चुका है, उसका तेल का प्रोडक्शन, बल्कि उसको तो फायदा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से उसका जो उसके पास एक्स्ट्रा तेल है, और अब वो उसे मुनाफे से बेच सकता है। रशिया भी ऐसा कर सकता है। ये भी हमारे लिए नुकसान की बात है, क्योंकि रशिया अब हमें सस्ता तो छोड़ो महंगा तेल देगा ऐसे समय में जब और जगह तेल अवेलेबल नहीं है। पर मेरा कुल मिला के कहना ये है कि अमेरिका की ये पॉलिसी कि हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं मानेंगे, ये इसके ऊपर उसे खुद ही पुनर्विचार करना होगा। वरना आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनकी हार करीब करीब निश्चित हो जाएगी। लिहाजा टैरिफ के खतरे आने वाले समय में कम होने की उम्मीद है, ऐसा हम गैस करते हैं। बिल्कुल कर्नल टीपी त्यागी जी, अब क्या लग रहा है इस जंग में किस तरीके से, क्योंकि जंग आगे बढ़ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि तय समय से आगे चल रही है ये जंग, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप वीर चक्र से सम्मानित भी हैं, आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे कि आखिर क्या करना, क्योंकि इजराइल और अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान कहीं ना कहीं दुश्मनी भी मोल ले रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से वो वीक होता जा रहा है लेकिन अपना पलटवार नहीं रोक रहा है, तो खतरे की बात ईरान के लिए सामने आ रही कि नहीं? बिल्कुल, देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ एनालाइज करके कि जो ईरान है, ईरान ने अब तक अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया, उसने कहा भी था। अब वो अपनी बढ़िया मिसाइलें जैसे खुर्रम शेर 4 या सेविल या फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल, इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इधर अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर से उन लॉन्चर्स को ज्यादातर को तबाह कर दिया। तबाह होने के बाद इस बात का इल्म इजराइल और अमेरिका को नहीं था कि लॉन्चर तबाह होने के बाद भी ईरान ने वो कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है कि वो अंडरग्राउंड टनल्स और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज से भी डायरेक्टली मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं,
उसने वो भी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि वो चलते हुए मोबाइल गाड़ी भी मिसाइल को दाग सकता है। यानी कि इजराइल के लिए ये बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने ये कसम खाई थी कि मैं इजराइल को नेस्तनाबूद कर दूंगा। और अब तो उसने यहाँ तक कहा है कि मैं इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है डिनोमा, उसके ऊपर अटैक करूंगा। उधर दो तीन ताकतें अचानक उसको मिल गई हैं। पहली ताकत तो ये मिल गई है कि उन्होंने क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जो क्लस्टर बम है, जब ये मिसाइल में लगा दिए जाते हैं, तो अगर मिसाइल इंटरसेप्ट भी कर ली जाए, यानी कि अगर इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर ले, तो भी वो जो क्लस्टर बम है उनका इफेक्ट खत्म नहीं होता। वो छोटे छोटे बम है जो अलग अलग जगह नुकसान पहुंचाते ही है। लिहाजा क्लस्टर बम ले जाने वाली मिसाइल पे इंटरसेप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, रशिया ने उन्हें अभी हाल ही में एक MIRV टेक्निक दे दी है। जी जी। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक दफा में एक ही मिसाइल कई टारगेट को ध्वस्त कर सके, ये कैपेबिलिटी। तो एक मिसाइल अगर ईरान की जाती है तो वो ईरान के 8-10 ठिकानों के ऊपर हमला कर सकती है। ये टेक्निक भी उसके पास मिल गई है। अंडर दीज कंडीशंस ईरान के लिए ज्यादा लीथल इफेक्ट हो जाएगा ईरान का। मगर ईरान ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ये कह रही थी शुरू में कि हम अमेरिका को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे मिलिट्री बेस को या हमारे एरिया को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन ईरान ने कहा तो ये था कि मैं इन कंट्रीज के अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला करूंगा, पर उसने वहां के सिविल स्ट्रक्चर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने दुबई में हमला किया। दुबई में तो अमेरिका का मिलिट्री बेस भी नहीं है। उसने सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया। उसने केमिकल फैक्ट्री और दुनिया भर के सिविल स्ट्रक्चर पर हमला किया, जिस वजह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ये देश ईरान से नाराज हो गए, इकट्ठे हो गए। और अब सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में ये प्लान कर रहे हैं कि ये ईरान के अगेंस्ट आ जाए। तो इसका मतलब ईरान ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। प्लस उसने साइप्रस और अजरबैजान जैसे एयर बेसिस पर हमला किया, यानी कि उसने इसमें यूरोप को भी खींच लिया, सेंट्रल एशिया को भी खींच लिया। इसका बिल्कुल रिजल्ट ये बिल्कुल। होगा। और देखिए वाकई ईरान खुद को घेरता हुआ नजर आ रहा है, दुश्मनी मोल लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या इम्पैक्ट फिलहाल इस जंग का भारत पर पड़ता है आगे, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया कर्नल TP त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।